नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूं एक नई परिचर्चा के साथ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। यूट्यूब पर जाकर आप टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब तो उस पर अपलोड लगभग 56-57 वीडियो देखने को मिलेगा, जिनका संबंध सहकारी समिति की विभिन्न गतिविधियों और बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 यथा संशोधित के विभिन्न प्रावधानों और नियमों से है। विगत कुछ अंकों में मैंने पैक्स निर्वाचन के बाद उत्पन्न स्थिति की चर्चा विभिन्न अंकों में आपसे की थी, लेकिन लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं, जिनका उत्तर दिया जाना जरूरी है। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि क्या अध्यक्ष के बिना कार्यकारिणी की बैठक की जा सकती है। यदि अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित नहीं हो और प्रबंधक कार्यकारिणी की बैठक बुलाए तो उसका वैधानिक औचित्य क्या है उस तरह की बैठक का। तो इस पर मैं जो उपनियम जो विधि का नियम है या नियमावली का नियम है या फिर अधिनियम की धाराएं हैं, प्रासंगिक धाराएं, सुसंगत धाराएं हैं, उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा ताकि कुछ संदर्भ स्पष्ट हो सके। देखिए, सबसे पहले पैक्स की विधि की कंडिका 27 में कहा गया है कि प्रबंध समिति की बैठक जब कभी आवश्यकता होगी तो हो सकती है परंतु महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी। यह पैक्स के बाईलॉज के कंडिका 27 में स्पष्ट कहा गया है। अब पूरा इसी कंडिका में कहा गया है कि प्रबंधक समिति की सभा बुलाएंगे और यदि वे नहीं बुलाएंगे तो सभापति से अभिप्राय अध्यक्ष से है, समिति की बैठक प्रबंध समिति की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। यह भी कंडिका 27 में है। जैसा गौर से सुने आप, फिर मैं आगे स्पष्ट होऊंगा क्या स्थिति बन रही है। कंडिका 28 कहता है कि सभापति का सोसाइटी के सभी कार्यों पर साधारण नियंत्रण रहेगा। वे सभी सभाओं की अध्यक्षता करेंगे। सोसाइटी के प्रशासन की जिम्मेदारी भी उन पर होगी। यह उपविधि की कंडिका 28 कहता है कि सोसाइटी का सभापति का सोसाइटी के सभी कार्यों पर, मतलब पैक्स के सभी कार्यों पर नियंत्रण रहेगा। वे सभी सभाओं की अध्यक्षता करेंगे। सोसाइटी के प्रशासन की जिम्मेदारी उन पर होगी। सभी समान उनका नियंत्रण है, सभाओं की अध्यक्षता करेंगे, सोसाइटी के प्रशासन पर भी नियंत्रण होंगे। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि प्रबंध समिति की बैठक बुलाई जाए तो प्रबंधक को अध्यक्ष से निश्चित रूप से अनुमति लेनी होगी। बिना अध्यक्ष की अनुमति के वह प्रबंध समिति की बैठक बुला ही नहीं सकता है। यही स्थिति है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उपविधि की कंडिका 34 कहता है कि प्रबंध समिति के सामान्य निर्देशन एवं पर्यवेक्षण तथा सभापति के नियंत्रण के अंतर्गत प्रबंधक की शक्तियाँ एवं होंगे। मान प्रबंध समिति के समान निर्देशन एवं नियंत्रण तथा सभापति के नियंत्रण के अंतर्गत प्रबंधक की शक्तियाँ एवं कृत होंगे। माने प्रबंधक की कोई भी शक्ति है, कोई भी काम करना है या कोई जो कृत है उसका, जिसका विवरण नहीं विधि में दिया गया है, वो उस पर सभापति का सामान्य नियंत्रण होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। और यह स्पष्ट करता है कि यदि प्रबंध समिति कोई बैठक होगी तो जो पैक्स के अध्यक्ष हैं उनकी अनुमति भी जरूरी है, भले पैक्स प्रबंधक के हस्ताक्षर से कोई पत्र निर्गत हो। थोड़ी और स्थिति स्पष्ट होगी, मैं आगे बता देता हूँ। अब जो विधि की कंडिका 26 क क्या कहता है, इसको लेकर भी बहुत प्रश्न किए गए हैं और कल हमको लगता है कहीं से वेस्ट चंपारण से या कहीं से कोई आया था। 26 प्रबंध कंडिका 26 क्यों कंडिका क कहता है कि यदि प्रबंध समिति का सदस्य समिति की सदस्यता से हट जाए अथवा लगातार 3 सभाओं में, मतलब बैठकों में उपस्थित न हो तो समिति आगामी चुनाव तक के लिए सदस्यों के बीच से वैसे सदस्य के बदले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर लेगी, परंतु इससे उपविधि के खंड 25(2) का उल्लंघन नहीं है। यह कहता है कि लगातार 3 बैठकों में नहीं आएगी तो समिति नियुक्त कर सकती है, लेकिन जब मैं आगे पढ़ूंगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि नियम और नियमावली, अधिनियम और नियमावली में टकराव हो तो अधिनियम की जो धाराएं हैं वह प्रभावी होंगी, और नियमावली और विधि में टकराव हो तो नियमावली की धाराएं प्रभावी होगी, और अधिनियम की धाराएं सर्वोच्च हैं, वह नियमावली और विधियों पर उनकी वरीयता है।
ये तो हो गया, मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब मैं जो पैक्स की विधि कंडिका 26 क में कहा गया है आकस्मिक रिक्ति के बारे में, उसका मैं जो अधिनियम में जो प्रावधान है उसकी चर्चा करता हूँ। अधिनियम क्या कहता है? अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 9 में कहा गया है कि किसी सहकारी समिति के नियमों एवं विधि में, जो विधि के प्रावधान की मैंने चर्चा की है ऊपर, नियमों एवं विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी किसी सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का मतलब अधिनियम की धारा 2(6) के अनुसार यहाँ अध्यक्ष है। पदाधिकारियों की मूल अवधि की पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की होगी। ध्यान दीजिए इसको। वह जो 3 बैठक की बात कर रहा है वो विधि, और अधिनियम क्या कर रहा है? तो अधिनियम की बात होगा कि कहता है कि पदाधिकारियों, सदस्यों और पदाधिकारियों जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है कि पदावधि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की होगी। और हटाने की बात यही कौन हो गया? अधिनियम के हिसाब से वो विधि में है, लेकिन अधिनियम में जो बातें हैं उसकी वरीयता होगी और वह 5 वर्ष की होगी। यह हो गया। फिर वह कहता है, अब उसने कहा ना कि संयोजन, विधि में संयोजन की चर्चा किया 26 क में। फिर कहता है कि लेकिन यदि प्रबंध समिति की कुल अवधि आधे से अधिक होने पर आकस्मिक रिक्ति मनोनयन द्वारा भरी जाएगी उसी वर्ग से। माने प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 साल है तो 2.5 साल से अधिक बीत चुका है कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उसको मनोनयन द्वारा प्रबंध समिति उसी वर्ग से उस रिक्ति को भर देगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रबंध समिति की कुल अवधि आधे से कम हो, 2.5 वर्ष से कम हो, तो वहाँ उसका चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा उपचुनाव कराया जाएगा। स्पष्ट स्थिति है। इसलिए जो लोग पैक्स की विधि की कंडिका 26 क को लेकर प्रश्न उठाते हैं, उनके संदर्भ के लिए मैंने अधिनियम की प्रावधान की, अधिनियम की धारा 14 की धारा 9 का की चर्चा की है, और इस कारण 26 का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और यदि महत्व है तो जो अधिनियम की धारा है उसके अंतर्गत ही है। अब आगे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। अब अभी अध्यक्ष के बारे में हो रहा है कि अध्यक्ष के बिना भी बैठक किया जा सकता है कि नहीं, तो इसमें मैं बता देता हूँ। धारा 14 की उपधारा 6 कहता है कि किसी भी प्रबंध समिति के किसी भी निर्वाचन परिणाम को चुनौती निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के अंदर निर्वाचन याचिका के माध्यम से निबंधक के न्यायालय में दी जाएगी, जिसका निष्पादन धारा 48 के अंतर्गत होगा। किसी भी प्रबंध समिति के सदस्य या पदाधिकारी की चुनाव हो चुका है और अब पदावधि 5 साल है, लेकिन इस बीच यदि कोई 90 दिन के अंदर किसी को असंतोष हो तो उसको निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती देना होगा, और तभी किसी को हटाया जा सकता है या किसी की उपेक्षा की जा सकती है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। जो धारा 44 ख है उसने तो कैडर प्रणाली का उसको समाप्त कर दिया है। जो स्थायी पैक्स प्रबंधक व्यवस्था थी, कैडर प्रणाली को उसने उन्मूलन कर दिया है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। धारा 45 का यह कहता है कि नए सचिव के निर्वाचन हो जाने के बाद उसको कार्यभार सौंपना है, और नए सचिव की परिभाषा में हम देखते हैं, परिभाषा सेक्शन 2 में तो अध्यक्ष भी आ जाता है। संदर्भ के लिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। फिर मैं नियमावली पर आ जाता हूँ। नियमावली में जो नियम 14 का उपनियम 1 है वह सदस्यता के परित्याग के शर्तों का उल्लेख करता है, जिसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति सदस्यता को प्रबंध समिति को 3 महीने पहले की सूचना देकर सदस्यता परित्याग कर सकता है, बशर्ते वह समिति का ऋणी नहीं हो या उसकी कोई प्रतिभूति का गारंटर नहीं हो, और उस कम से कम उसने कम से कम 1 वर्ष तक पैक्स का सदस्य रहा हो, सरकारी समिति का सदस्य रहा हो। या किसी को निष्कासित भी कर सकती है प्रबंध समिति नियम 14 के उपनियम 2 के अंतर्गत। लेकिन उस विधि में जो प्रोविजंस है टैक्स के संदर्भ में है, यदि उसने प्रबंध समिति ने उसने ऋण की चुकाई में अदायगी में विलम्ब किया हो, डिफ़ॉल्ट किया हो, या ऐसा कोई काम किया हो जिससे समिति की बदनामी हो रही हो या समिति का के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा हो, तो उसको हटाया जा सकता है। हटाने की यही प्रक्रिया है। अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ जाएं। अब रूल 24 की ओर हम आए। रूल 24 की ओर आए हैं। इस चीज़ को मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जो आदमी निर्वाचित हो गए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से, वो बीच में नहीं हटेगा। बीच में नहीं हटे जब तक वह है तो उसके कुछ ही परिस्थिति में हटेगा। या तो फिर वह स्वयं संस्था से परित्याग कर दे,
या सदस्यता से समिति उसको निष्कासित कर दे वैलिड रीजन्स का, या फिर जो उस पर चुनाव याचिका दायर हुआ है उसमें उसके खिलाफ परिणाम विपरीत जाए, या फिर प्रबंध समिति उसको नहीं हटा सकती है जो टैक्स की विधि खंडिका 26 में है। फिर आप आगे बढ़िए तो मैं आप फिर कहते हैं कि रूल 24 क्यों आता हो, ये कहता है कि प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रहेगा यदि वह सहकारी सोसाइटी का सदस्य न रह जाए या उसमें नियम 8 और 23 की योग्यता आ जाए। एक ऑप्शन यह भी है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपने 14 क की उप सेक्शन उपधारा 6 के अंतर्गत निर्वाचन परिणाम को चुनौती दिया, हो सकता है निर्वाचन निरस्त हो जाए, तभी कोई हट सकता है प्रबंध समिति का सदस्य या पदधारी। दूसरा हो गया कि हाँ प्रबंध समिति ने उसकी सदस्यता से उसने स्वयं त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उसमें भी शर्त है, तभी उसका त्यागपत्र स्वीकार होगा तो हट पाएगा। और तीसरा है कि प्रबंध समिति किसी को निष्कासित कर दे तो उसमें भी कुछ प्रावधान है, तभी हटेगा। और नहीं तो फिर है रूल 20 को हम देखें, रूल 24 को देखें। रूल 24 कहता है कि रूल 8 और रूल 23 की जो योग्यता आ जाएगी तो वह प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा। अब रूल 8 में तो सदस्य बनने की योग्यता है, हम जानते हैं, और रूल 23 में उन योग्यताओं का उल्लेख है जिनके रहते हुए कोई व्यक्ति प्रबंध समिति के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। यह तो हम सभी जान रहे हैं, इसकी चर्चा मैंने कर दी। अब फिर मैं नियमावली पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा नियमावली की देखिए क्या स्थिति है। यह कहता है कि 28 नियमावली जो नियम है, नियम का 28 का उपनियम 1 कहता है कि सचिव अथवा उसकी विफलता पर अध्यक्ष प्रबंध समिति की बैठक बुलाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है वर्ड, उसको समझने की जरूरत है। यहाँ शब्द यूज करता है सचिव। 28 नियम 28 का उपनियम 1 कहता है सचिव अथवा उसकी विफलता पर अध्यक्ष प्रबंध समिति की बैठक बुलाएगा। अब सचिव की परिभाषा क्या है? सचिव को तो निर्वाचित पदधारी की श्रेणी में रखा है आपको अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 6 से। यहाँ तो प्रबंधक का संदर्भ कहीं से नहीं निकलता है। थोड़ा सा फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ, आप देखिए। वो कहता है सचिव, तो बहुत सारे हमारे यहाँ जैसे FCS है, वहाँ सचिव भी है और अध्यक्ष भी है हमारे यहाँ। और सचिव के लिए 45 क में हम देखा है कि सचिव का मतलब निर्वाचित पद से है, जो अध्यक्ष पैक्स के संदर्भ में अध्यक्ष की श्रेणी में आता है। फिर आप थोड़ी आगे बढ़िए, थोड़ा नियम 62 पाइए। नियम 62 नियमावली का नियम 62 क्या कहता है? कहता है कि यदि सोसाइटी की विधियाँ अथवा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित उसकी कार्य नियमावली में अन्यथा उपबंधित न हो तो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की लेखा बहियों, पंजियों एवं अभिलेख सोसाइटी के सचिव अथवा उस अन्य पदाधिकारी अथवा वेतनभोगी कर्मचारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे जिसे प्रबंध समिति प्राधिकृत करेगी। विधियों में अन्यथा अंतर्विष्ट नहीं हो तो पैक्स विधि में तो पैक्स प्रबंधक का है कि कस्टोडियन पैक्स प्रबंधक होगा, बहुत इसकी स्पष्ट चर्चा है। लेकिन यह नियमावली है, नियमावली पैक्स की विधि के अनुसार नियमावली का हमें यदि अनुसरण करें 62 को तो कस्टोडियन पैक्स प्रबंधक है। लेकिन फिर हम अधिनियम की ओर आते हैं तो अधिनियम में 45 क क्या कहता है? 45 क कहता है कि नए सचिव के निर्वाचन हो जाने के बाद उसको प्रभार मिल जाएगा। या फिर हम नियमावली पर हम फिर लौटते हैं तो यहाँ कहता है कि 28 का उपनियम 1 सचिव अथवा उसकी विफलता पर अध्यक्ष प्रबंध समिति की बैठक बुलाएगा। और सचिव की परिभाषा मैंने स्पष्ट कर दी कि निर्वाचित अध्यक्ष आता है। फिर अब थोड़ी सी आगे मैंने अंतर्विरोध की स्थिति बन गई है। अंतर्विरोध की स्थिति बन गई है कि हमने पैक्स प्रबंधक को तो बना दिया, लेकिन पैक्स प्रबंधक को काम करना है अध्यक्ष के सामान्य निर्देशन और नियंत्रण में, और पैक्स के प्रशासन की सामान्य जिम्मेवारी अध्यक्ष की है यदि विधि पर हम आ जाए। और नियमावली में ठीक है कि नियमावली 62 से जो अर्थ निकलता है उसमें कस्टोडियन पैक्स प्रबंधक होगा, अभिलेखों का होगा। लेकिन नियमावली के नियम 28 का उपनियम 1 पर हम आते हैं तो वह कहता है कि सचिव अथवा उसकी विफलता पर अध्यक्ष प्रबंध समिति की बैठक बुलाएगा। और सचिव का संदर्भ 45 क में निर्वाचित सचिव से है। और परिभाषा में हम जाते हैं जब धारा 2(6) में तो यह अध्यक्ष सचिव और प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों को निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में शामिल करता है, चर्चा करता है। इतनी बात तो हो गई। लेकिन विभाग ने इधर एक चिट्ठी निकाला है, मैंने उसको देखा था, उसमें विधि का संदर्भ दिया गया है कि पैक्स के जितने भी अभिलेख हैं उसके कस्टोडियन पैक्स प्रबंधक होंगे। और यह पत्र सही है चूँकि यह नियमावली 62 में भी यह प्रावधान है कस्टोडियन होने का। वो विधि के आलोक में विभाग ने लेटर निकाला है। कस्टोडियन होना अलग बात है और बैठक बुलाना अलग बात है।
इसको इसमें बाइफरकेट करना होगा। और यदि पैक्स की बैठक, कोई भी बैठक होगी तो प्रबंधक बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं बुलाएगा। और ऐसा नहीं है कि यदि पैक्स अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं हो किसी कारण से, तो कोई किसी को अध्यक्ष चुन के और कोई प्रस्ताव पास कर दे, तो उस तरह के प्रस्ताव की वैधता मेरे ख्याल से बहुत अधिक नहीं है। जब तक जो अधिनियम या नियमावली में जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके तहत सदस्य अध्यक्ष को निर्वाचन उनका अवैध घोषित नहीं हो जाता है या उनमें अयोग्यताएँ नहीं आ जाती हैं, तब तक हाँ, अध्यक्ष यदि बीमार पड़ जाए, लंबे समय तक कहीं बाहर चले जाए या पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में चले जाएं, तो उस समय क्या स्थिति होगी इसका स्पष्ट उल्लेख न तो अधिनियम में है, न नियमावली में है, न पैक्स की विधि में है। लेकिन आप निर्वाचित पदधारी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, यह चीज़ हम लोग को समझ लेना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। पैक्स प्रबंधक जो हमारे कस्टोडियन जिनको बना दिया है विभाग ने, अब उनकी क्या स्थिति है जहाँ उनको हम देखें। उसको एक आदर्श सेवा नियमावली विभाग ने अडॉप्ट कराया है पैक्स को, पैक्स के कर्मियों के लिए, और पैक्स की कार्मिक नीति है। यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 66 की उपधारा 2 की करता हूँ, जो कहता है कि उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति के उल्लंघन में की गई नियुक्ति शून्य समझी जाएगी एवं वेतन तथा अन्य भत्तों के रूप में किए गए भुगतान की राशि यदि कोई भुगतान किया जाए तो धारा 40 के अधीन वसूलनी होगी। यदि कार्मिक नीति के विरुद्ध जाकर आप किसी की बहाली कर लेते हैं, किसी को रख लेते हैं, तो वह शून्य समझी जाएगी और उस पर यदि आपने उसको वेतन या भत्ता दिया तो सरचार्ज का मैटर होगा जो आपसे वसूला जाएगा। यह तो कार्मिक नीति के संदर्भ में बहुत स्पष्ट है, जिसको पैक्स ने इसको अंगीकृत किया है। अब वह क्या कहता है, कार्मिक नीति की थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूँ तो आपका ध्यान रखें। वह कहता है उसने पैक्स को 3 भागों में बांटा है, A, B, C। 2 करोड़ से अधिक पूंजी है उनको ए में रखा गया है, कार्यशील पूंजी। 50 लाख से 2 करोड़ के बीच है उनको बी कैटेगरी में रखा है, और 50 लाख तक की कार्यशील पूंजी वाले को सी कैटेगरी में रखा गया है। और यह कहा गया है कि जो एक कैटेगरी के हैं वह प्रबंधक, बहुउद्देशीय सहायक और लेखापाल 3 पद होंगे। बी कैटेगरी में प्रबंधक और बहुउद्देशीय सहायक होंगे, और सी कैटेगरी में बहुउद्देशीय सहायक होंगे। यह अधिकतम पद बल निर्धारित है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि पद बल इन्होंने निर्धारित किया, लेकिन वेतन तो प्रबंधन समिति को देना ही है, पैक्स को देना है। पैक्स कार्मिकों के वेतन भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी पैक्स प्रबंधन की होगी। अब वेतन किस स्थिति में मिलेगा ये भी आप देख लीजिएगा सर। वह कहता है नियमावली कि अगर लगातार 3 वित्तीय वर्ष में पैक्स की कुल कार्यशील पूंजी निर्धारित सीमा से कम हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पदबल का निर्धारण उसी वर्ग के अनुरूप होगा जिस वर्ग में रहेगा। हाँ, यह भी महत्वपूर्ण बात है। अब मान लीजिए अगर कार्यशील पूंजी में कमी हो गया तो ए से बी हो जाएगा या बी से सी हो जाएगा, यह भी एक खतरा है। अब 3 आदमी रख दिया तो कहीं हो गया तो 2 आदमी हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि पैक्स के स्थापना मद मतलब कार्मिकों के वेतन आदि पर व्यय उक्त पैक्स के गत 3 वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कुल औसत आय का 30% ही व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में होगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन में जो विगत 3 वर्ष में जो औसत जो आय दिखाया गया है उसका जो कुल औसत आय है उसका अधिकतम 3% ही पैक्स कर्मियों के वेतन भुगतान होगा। समझ लीजिए कि क्या स्थिति बनती है, क्या आया है, कैसे वेतन दे पाएगा, और यदि कोई वेतन दे नहीं पाएगा तो फिर पैक्स प्रबंधक वहाँ कैसे रहेगा। तो यदि हम उसको कस्टोडियन मांग रहे हैं, हमने चिट्ठी में निकाल दिया कि वो कस्टोडियन होगा, उसको उसके प्रभाव में रहेगा, तो पहले पैक्स है इस स्थिति में है कि नहीं सभी पैक्स की कोई किसी कर्मी को अपने रख सके। तीनों कर्मी है, प्रबंधक, बहुउद्देशीय सहायक या लेखापाल को, या केवल प्रबंधक या बहुउद्देशीय सहायक को, या केवल बहुउद्देशीय सहायक को भी रखने की स्थिति में है कि नहीं, उसको नियमित वेतन देने की स्थिति में है कि नहीं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। इसको हमको देखना होगा। पैक्स प्रबंधक के लिए हमने कोरम भी निर्धारित कर दिया कि कोरम में भी एक पैक्स प्रबंधक रहेगा, लेकिन 2008 में तो हमने कैडर प्रणाली समाप्त कर दिया, तो स्थायी पैक्स प्रबंधक की व्यवस्था वहीं समाप्त हो गई। अब जो हमने कह दिया कि समिति का कर्मी होगा, समिति अपना वेतन आदि का वहन करेगा, तो क्या पैक्स इस स्थिति में है? यहीं सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है। कम से कम वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दे पैक्स प्रबंधक के पद को। ठीक है, जो आपका क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको उस क्वालिफिकेशन के आधार पर पैक्स कर्मी को रखे, लेकिन उसके वेतन वगैरह की व्यवस्था यदि सरकार के स्तर से नहीं की जाएगी तो बिहार राज्य के अधिकांश पैक्स ऐसे हैं जो वेतन का जो कार्मिक नियमावली में जो शर्तें निर्धारित की गई है वो वेतन का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पाएंगे। कुछ ही पैक्स हैं जो कर पाएंगे। फिर हम पैक्स प्रबंधक को कोरम के रूप में रख रहे हैं तो कोरम की समस्या हो रही है, उनको हम कस्टोडियन बना रहे हैं उसको, तो हाँ
यदि वह टैक्स की स्थिति ऐसे ही है ही नहीं कि वो नहीं रख पाएगा, वेतन नहीं दे पाएगा, तो फिर कस्टोडियन कहाँ से होगा वो? कस्टोडियन, हालांकि कस्टोडियन होने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है नियमावली में, अधिनियम में भी है, लेकिन मैं पक्ष प्रबंधक की बात कर रहा हूँ। संक्षेप में मैं बात यहाँ समाप्त करता हूँ कि कोई भी पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक होगी तो अध्यक्ष की अनुमति से ही होगी, और भले ही चिट पत्र प्रबंधक के दस्तखत से निकले, और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थित हों तो उनकी लिखित सूचना पर ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी या अध्यक्ष होगी, अन्यथा अध्यक्ष को बिना वैध तरीके से उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यदि वे लंबी बीमारी पर चले जाएं, बाहर चले जाएं या जुडिशियल कस्टडी में चले जाएं तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है कि कोई भी रिक्ति होगी 2.5 साल के बाद तो कॉप्शन है, 2.5 साल के पहले तो इलेक्शन। इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि गलतफहमियाँ दूर हो गई होंगी और आप इससे लाभान्वित होंगे, और मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।